नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक जारी। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी पहुंचे। बजट सत्र की तारीख पर लग सकती है मुहर, कई नियमावली में हो सकता है संशोधन। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जारी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल मौजूद है। सूत्रों के अनुसार गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र आयोजित करने पर मुहर लग सकती है। बैठक में पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों के साथ कई नियमावली के संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा चारधाम यात्रा को अधिक सरल और सुगम बनाने के उपायों पर भी मंथन होने की संभावना है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में अहम सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये बैठक देहरादून में आयोजित, जहां कई गणमान्य मंत्री मौजूद रहे। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक अभी जारी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित कैबिनेट के मंत्री मौजूद है। मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल इस दौरान बैठक में मौजूद। सूत्रों के अनुसार गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र आयोजित करने पर मुहर लग सकती है। बैठक में पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास और साथ ही विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर नियमावलियों के संशोधन पर भी विचार हो सकता है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोवाल जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चाएं की जा रही है? बिल्कुल पूजा, अभी जो कैबिनेट बैठक है उसके निर्णय सामने नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर जी। सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक 11:30 बजे से शुरू हो चुकी थी और जो निर्णय हैं वो थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि वहाँ पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हैं, सौरभ बहुगुणा हैं, डॉक्टर धन सिंह हैं, गणेश जोशी हैं जी जी जी। और सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद हैं। और इस जो कैबिनेट बैठक में आगामी जो बजट सत्र होना है गैरसैंण में, भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में, उसको लेकर के अंतिम तिथि पर कहीं न कहीं विचार किया जाएगा और वो निर्णय लिया लिया जाएगा कि कब जो है सत्र होना है। हालांकि सूत्रों की माने तो 9 मार्च से जो है बजट सत्र आहूत हो सकता है गैरसैंण विधानसभा में। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर इसकी पहले से ही मुख्यमंत्री भी पुष्टि कर चुके हैं कि वहीं पर जो है बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बैठक है उसमें तमाम जो विभाग हैं उत्तराखंड के, पशुपालन हो, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास और सिंचाई हो, लघु सिंचाई हो, तमाम ऐसे विभागों के प्रस्ताव जो है इसमें पास किए जा सकते हैं। और जो चारधाम यात्रा है उसको जी जी कैसे जी। और सरल और सुगम बनाया जाए, उसको लेकर के भी कैबिनेट में मंथन होगा। इसमें जो है मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद हैं और जी। अन्य विभागों के जो सचिव हैं वो भी मौजूद हैं बैठक में। और सभी जो कैबिनेट के सदस्य हैं, सतपाल महाराज को छोड़ करके सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं और थोड़ी देर में सामने आ जाएगा कि कौन कौन प्रस्ताव जो है बैठक में पास होंगे। जी। आशीष, बजट सत्र की तारीख पर भी फैसला संभव है बताया जा रहा है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, बजट सत्र की तारीख को कहीं न कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि 9 मार्च से जो है बजट सत्र गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा जो ग्रीष्मकालीन विधानसभा है उत्तराखंड की, वहाँ पर हो सकता है। और इसकी तिथि एक तरह से तय हो चुकी है और इसका घोषणा करनी बाकी है। और माना जा रहा है कि 9 मार्च से जो है विधानसभा का सत्र गैरसैंण में जो बजट सत्र है वो जो है शुरू हो जाएगा। और पूरे साल भर तक क्या जी क्या आए गए उत्तराखंड के होंगे, क्या क्या तमाम जो इसमें नियम कानून हैं जी वो जी सत्र के दौरान बनाए जाएंगे और पूरे साल भर के लिए बजट जारी किया जाएगा। जी। आशीष, मंत्रिमंडल की इस अहम बैठक में क्या पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चाएं होना संभव है? बिल्कुल, पर्यटन पर्यटन की बात करें, कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और तमाम जो अन्य शहरी विकास विभाग है उनके प्रस्ताव जो है बैठक में आ सकते हैं। और जो मंत्री हैं उनके भी अलग अलग जो विभागीय जी प्रस्ताव जी हैं जी। उन पर भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। और ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बजट सत्र की तिथि पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है।
जी आशीष, कई नियमावली में भी हो सकता है संशोधन, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, समय समय पर जब जब कैबिनेट बैठक होती है तो उसमें ऐसे तमाम फैसले और नियमावलियां जो होती है वो चेंज की जाती है, संशोधन की जाती है। कोई नया नियम जो है कैबिनेट के स्तर से पास होता है, फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कानून बनकर उसको जो है सरकार जो फॉलो करवाती है। तो ऐसे तमाम कानून जो है इसमें कैबिनेट की बैठक में जो है उन पर चर्चा हो रही जी है। जी आशीष, इसमें रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल जैसे मंत्री भी मौजूद है। क्या इनके तहत भी कई प्रस्ताव सीएम के समक्ष रखे जाएंगे? बिल्कुल, ऐसे जो विभागीय प्रस्ताव हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, उनके माध्यम से चाहे धन सिंह रावत हों, गणेश जोशी हों कृषि मंत्री, या जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रेखा आर्या हैं, या फिर अन्य जो सदस्य हैं सौरभ बहुगुणा जी कैबिनेट में मौजूद हैं, उनके जो विभाग हैं चाहे पशुपालन विभाग हो, सेवा योजन विभाग हो, तमाम जो विभाग हैं मंत्रियों के, और सबसे ज्यादा विभाग तो मुख्यमंत्री के पास ही है। तो ऐसे भी कई प्रस्ताव आ सकते हैं जिन पर जी जो है कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। जी आशीष, चारधाम यात्रा को और अधिक सरल और सुगम बनाने के उपायों पर भी मंथन इस बैठक के दौरान, इसकी संभावना है, इस पर भी बातचीत हो सकती है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बार चार धाम यात्रा रहेगा, कहीं कहीं पिछली बार की बजाय इस बार जल्दी यात्रा शुरू हो जाएगी, और यात्रा को कैसे सुगम और सरल बनाना है, कहाँ निर्माण कार्य अभी होने बाकी है, कई जी जगह रोड कटिंग चल रही है, यमुनोत्री रोड की बात करें या अन्य गंगोत्री मार्ग में भी तमाम जो चौड़ीकरण का काम है, या जी कई जगह से रोड वॉश आउट हो रखी है, कई जगह पुल बनने हैं, जी अस्थायी पुलों से काम चलाया जा रहा है। तो ऐसे तमाम जो काम है जिससे देश विदेश से यहाँ चार धाम यात्रा कर आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती है उसे कम से कम करने का जी कहीं ना कहीं कम्प्लीट करने के निर्णय लिए जा रहे हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य के दोनों मंडलों में ओबीसी कल्याण बहुउद्देश्य भवन, सामुदायिक भवन निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और इसके लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत की जाए। प्रस्तावित भवनों में आपको बता दें, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष और बैठक कक्ष सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान कई सुविधाओं को लेकर भी चर्चाएं की गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड अन्य और पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य के दोनों मंडलों में ओबीसी कल्याण बहुउद्देश्य भवन, सामुदायिक भवन निर्माण के निर्देश भी इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और इसके लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत की जाए। प्रस्तावित भवनों में बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष और बैठक कक्ष सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन पर भी जोर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, देहरादून में दोनों मंडलों में बनेंगे ओबीसी भवन। तो वहीं देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योजना के तहत 6 जनपदों की 484 महिलाओं को पहली किस्त में के रूप में 3 करोड़ 75 लाख आपको साथ ही 84,500 रुपए की धनराशि वितरित की। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि तलाकशुदा, परित्या और साथ ही विधवा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं आपको बता दें, एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है, जहां कई महिलाओं को इसके तहत सहायता भी सरकार के तहत दी जाएगी। जिला केंद्रित योजनाएं चलाती रहेंगी।
लेकिन महिला केंद्रित योजनाओं में एकल महिलाएं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास होता था कि वो उन योजनाओं से वंचित रह जाती थी, क्योंकि उनके पास में जानकारियाँ या उनके पास में अपने को आत्मनिर्भर करने योग्य क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता था। निश्चित रूप से इसी समाज से लगातार सरोकार होने के नाते ये प्रेरणा मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला कि हो सकता है हमारे राज्य ने पहली ऐसी योजना जो कि एकल महिला केंद्रित योजना है, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के रूप में शुभारंभ हुआ है। हमारे प्रदेश की एकल महिलाएं अब अपने पाँव पे खड़ा होना, स्वावलंबी बनना और आत्मसम्मान के साथ में समाज में अपना जीविकोपार्जन को प्रारंभ करने का एक सुनहरा अवसर जो है इस योजना के माध्यम से मिलने जा रहा है। आज उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा भी पहुंचाया गया है और ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं, जो एकल हैं, उनको सहारा नहीं बल्कि एक अवसर जो है इस योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उन्हें मिला है। निश्चित रूप से ये योजना उन्हें सशक्त करने का काम करेगी। निश्चित रूप से ये योजना जो 2 लाख रुपए का सहारा, जिसमें 25% जो है उनका अंशदान है, यानी कि 1,75 की धनराशि उनको सहयोग प्रदान करेगी। तो ये भरकस कोशिश है कि एकल महिलाओं को भी, जो अपने बच्चों को भी पाल रही है, समाज के दायित्व का भी निर्वहन कर रही है, उन्हें संपूर्ण रूप से सर्वांगीण रूप से जो है उनको उद्यमी बनाया जा सके। तो वहीं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी विभागों को 28 फरवरी तक अपनी विभागीय आपदा प्रबंधन योजना अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। वहीं सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030 के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि योजना केवल औपचारिक दस्तावेज न रहकर विभागीय कार्य प्रणाली का हिस्सा बने। निर्देश दिए गए हैं कि संसाधनों की GIS आधारित मैपिंग की जाए और साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाए तथा आपदा से पहले और दौरान और बाद में विभागों की भूमिका स्पष्ट की जाए। साथ ही सभी विभागों को नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं गढ़ी कैंट स्थित उपनल मुख्यालय में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उपनल बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में उपनल ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि एजेंसी के गठन से प्रदेश में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा प्रस्ताव को जल्द लागू करने पर जोर दिया गया ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। तो वहीं रुड़की के विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह क्षेत्र में एक प्रसाद की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित आपको बता दें, आलिशान की शिकायत और पर कलियर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को दुकान मालिक पारिवारिक शादी के कारण मौजूद नहीं था। इसी दौरान आरोपी दुकान में घुसकर गले से करीब 5,000 आपको बता दें 5,900 रुपए नगद, चांदी के पत्ते, चादर और अन्य सामान चोरी करके ले गए। चोरी की पूरी घटना पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिससे फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। तो वहीं देहरादून के ग्राम गजलवाड़ी में बरसाती नाले पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर नाले पर बनाई गई करीब 8 मीटर लंबी पक्की दीवार तोड़ी और क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं शिकायत में अवैध प्लॉटिंग और सरकारी भूमि पर कब्जे की बात सामने आई है। जांच में पाया गया कि नाले की भूमि पर दीवार बनाकर जल प्रवाह को बाधित किया गया था, जिसे पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जल स्रोतों, नालों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड ने विद्यालय शिक्षा निदेशालय के सहयोग से देहरादून के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में सेफर इंटरनेट डे 2026 का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और AI के दुरुपयोग जैसे
डीप फेक से बचाव के प्रति जागरूक करना रहा। वहीं कार्यशाला में साइबर हाइजीन, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ऑफलाइन और वर्चुअल माध्यम से करीब 30,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए RNTV नेशनल।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कानपुर क्षेत्र के कस्बा लौंडौर में काली मंदिर के पास एक टायर पंचर की दुकान पर लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। मरम्मत के लिए खड़े ईंटों से भरे ट्रक को पीछे करते समय उसका पहिया गड्ढे में उतर गया, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह 11,000 वोल्ट के बिजली पोल से जा टकराए। टक्कर से पोल, ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइन जमीन पर गिर गई, जबकि उस समय लाइन में करंट प्रवाहित हो रहा था। साथ ही सूचना पर पहुंचे बिजली विभाग और पुलिस ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना में जनहानि नहीं हुई, हालांकि बिजली विभाग को काफी नुकसान पहुंचा और मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं डोईवाला के चांदमारी क्षेत्र स्थित भगत सिंह चौक पर देर रात तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर एक दुकान का शटर तोड़ते हुए अंदर घुस जा गया। वहीं आपको बता दें, हादसे में विजय रावत की दुकान को भारी नुकसान पहुंचा और अंदर रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय आसपास अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं ऊधम सिंह नगर के आनंद पब्लिक स्कूल में स्कूल बस से जुड़े हादसे में एक बालक की मृत्यु के मामले का उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे बाल अधिकारियों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए पीड़ित परिवार और विद्यालय प्रबंधन को तलब किया। जांच में सामने आया कि शुरुआती स्तर पर स्कूल ने परिवार को पर्याप्त सहायता नहीं दी थी। आयोग ने हस्तक्षेप के बाद विद्यालय प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। आयोग ने परिवहन विभाग को स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं बागेश्वर जनपद का कपकोट क्षेत्र इन दिनों राष्ट्रीय एक्सक्लूसिव पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के कारण रोमांच प्रेमियों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 5 दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कपकोट को एडवेंचर टूरिज्म के लिए गंतव्य के रूप में स्थापित कर दिया गया है। जालेख और पहाड़ियों से उड़ान भरते रंग बिरंगे पैराग्लाइडरों ने पूरे क्षेत्र को उत्सव जैसा माहौल दे दिया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंचे। प्रतियोगिता में देश भर से आपको बता दें 92 पायलटों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से आपको बता दें 78 प्रतियोगिताओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। और साथ ही आयोजन का शुभारंभ जिलाधिकारी आकांक्षा कोड़े और विद्यालय आपको बता दें विधायक सुरेश गाड़िया ने किया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन समय समय पर पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप है वो आज 9 तारीख को आज इसका समापन समारोह है, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी हैं और जो जिला प्रशासन है, पर्यटन विभाग है, सभी का सहयोग रहा और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी की गई और पूरी सेफ तरीके से। और हमारे जो भी पायलट्स पूरे देश से आए थे, देश के हर एक कोने से आए थे, केरला है, हिमाचल है, मेघालय है, सिक्किम है, सभी उनका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। उनके द्वारा हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए और भी प्रयास किया जाएगा। सुंदर अनुभव है। पहले भी आपने फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।